अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो 5 असकलम अरूज फातिमा लास्ट पार्ट। अगले दिन रज़ा मेरे हैदराबाद गए थे। तैयबा और अब्बासी साहब सुनकर थोड़ा तलबजब हुए। ज़ैन भी वहीं मौजूद था। बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास। काफ़ी देर की खामोशी को रज़ा मेरी आवाज़ ने तोड़ा। हम सोच कर बता देंगे। अब्बासी साहब ने संजीदगी के साथ और मज़ीद वहाँ रुककर रज़ा मेरी वापसी के लिए निकल गए। मुझे तो हैरत हो रही है, उन्होंने ऐसे कैसे रिश्ता मांग लिया। ज़ैनब भी रज़ा मेरी को एयरपोर्ट छोड़कर वापस लौटा था जब अब्बासी साहब की आवाज़ पर रुका। ऐसे कैसे था, क्या मतलब इज़्ज़त एहतराम से रिश्ता मांगने आए थे? तैयबा ने कहा, हाँ, मगर इस लड़के का माजी कुफर में गुजरा है। अब्बासी साहब की तरफ से पहला एतराज़ है, वो माजी था। अब अल्लाह ताला ने इसे हिदायत दी है, बजाय पीछे देखने के हम आगे देखें तो बेहतर होगा। पहला एतराज़ रद्द हो गया, आयत अभी पढ़ रही है। दूसरा एतराज़ पढ़ाई शादी के बाद भी मुकम्मल हो सकती है। दूसरा एतराज़ भी रद्द। मगर इतनी जल्दी शादी? उन्होंने परेशानी से कहा, बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए तो बेहतर है। तैयबा ने तीसरा एतराज़ भी रद्द कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अब्बासी साहब इज़्तिराबियत की कैफियत में बोले। भाई साहब ने खुद लड़के की गारंटी ली है और रूज को तो आप जानते हैं, वो कितनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है। अब लड़का भी वैसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। तैयबा ने तहम्मुल से कहा, मगर डैड बेहतर है कि आप आयत से पूछ लें। अब्बासी साहब के कुछ बोलने से पहले ही ज़ैन लिविंग एरिया में दाखिल हुआ। अगर वो हाँ कर देती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़ैन ने कहकर बारी बारी दोनों की तरफ देखा। ज़ैन की बात से दोनों ही मुतफिक लग रहे थे। मैं बात करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। ज़ैन इनकी परेशानी दूर करता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आयत अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। दुपट्टा वैसे ही नमाज की सूरत बंधा था। ज़ैन इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। भैया, आप आयत को खुशगवार है ना? तो आज क्या लेने आए हैं? वो शरारत से बोली। कुछ कहने और पूछने आया हूँ। ज़ैन मुस्कुरा कर कहता, आ गया है, क्या कहना और पूछना है? बैठो यहाँ। ज़ैन ने इसे बेड पर बिठाया, खुद भी बैठ गया। आयत सवालिया नजरों से देख रही थी। आयत, देखो, मेरी बात का सोच समझ कर जवाब देना। ज़ैन संजीदा हुआ। क्या बात है भाई? इसे तशवीश हुई। आयत रज़ा अंकल आए थे। ज़ैन ने बात का सिलसिला शुरू किया। हाँ, वो तो पता है। आयत मासूमियत से बोली, लेकिन ये पता है क्यों आए थे? आयत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्या? आयत अपनी जगह से उछली। पर भाई देखो, आयत तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ज़ैन ने इसकी बात काटते ही कीन दिलाया। आयत दोबारा बैठ के सोच लो। ज़ैन ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आयत की आंखों के आगे रहमान का चेहरा लहराया। आपकी एज क्या है? इट्स ओके, मेरी गलती है। आप चाय क्यों लेकर आई? इसका हर जुमला आयत के कानों में गूंजने लगा। आयत, ज़ैन ने इसे खोए देख पुकारा। जी भाई, बच्चों की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ज़ैन ने इसके हाथ पर दबाव डाला, जैसे यकीन दिला रहा हो इसका पैसा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। भाई, मेरी पढ़ाई। वो पजल नहीं, अम्मी का कहना है शादी के बाद भी कर सकती हो। ज़ैन ने कानों सुना कहा, क्या डैड अम्मी राजी है? वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। इनकी रजामंदी मायने नहीं रखती, तुम बताओ, चाहे वक्त ले लो। ज़ैन अम्मी से बोला। वो इसे किसी भी तरह प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। कमरे में खामोशी छा गई। आयत सच कह बैठी थी। ज़ैन इसे ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने सर उठाया। वो मुस्कुरा रही थी। भाई, जैसी अम्मी और डैड की मर्जी। वो थोड़ा मुस्कुरा और थोड़ा शर्मा कर बोली। ज़ैन इसका जवाब समझकर मुस्कुराया था। वो मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरता कमरे से निकल गया। फोन चुका था। रूज के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब्बासी साहब के कहने पर रुखसती की तारीख थोड़ी आगे कर दी। उनका कहना था, इतनी जल्दी सारी तैयारियां नहीं हो सकती। सब बहुत खुश थे, पर कहीं कोई था कहीं कोई था जो ना खुश था ना उदास। अजीब सी कशमकश थी। रहमान उंगलियों में सिर पिसाए रोलिंग चेयर से टेक लगाए झूल रहा था। तनुज ने इसे लेकर आज शॉपिंग पर जाना था। क्यों किया तुमने ऐसा? दिल में कहीं वो इस बेवफा के बात से मुतलिक था। एक ना सांसू इसकी आंख के कोने से बहा, जिसे इसने बेदर्दी से मसला था टेबल पर पड़ा। इसका मोबाइल बचा को रिटर्न करके इसने मोबाइल कान से लगाया। ईमान, कहाँ हो? हम मॉल पहुंच चुके हैं। एयरबी से अरूज की आवाज गूंजी। बस निकल रहा हूँ। इसने जल्दी सिगरेट एशट्रे में डाली। निकल रही हो? मतलब अभी तक निकले नहीं? 10 मिनट में यहाँ पहुंचो, वरना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। उससे से कहती वो कोई कान की। रहमान मोबाइल कान से हटाते मुस्कुराया था। रब ने तुम्हें सब लौटा दिया और तुम अभी भी बेसुकूनी में बैठे हो। ये तो नाशुक्री है ना? वो जेरे लबर बता उठा और अपना ब्लैक कोट पहने बाहर निकला। शॉपिंग बैग रखते रखते सभी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठे थे। वेरी बैड एक्सपीरियंस, आराम ने तके से अंदाज में कहा। अभी शादी के बाद इन सब की आदत हो जाएगी। रूज ने इसे छेड़ते कहा। वैसे हमारी होने वाली कहाँ है? आराम ने याद आने पर इधर उधर नजरें दौड़ाई। किचन में होगी। रूज ने अंदाजन का, जितनी वो खाने की शौकीन थी रूज ने वैसे अंदाजा लगाया। मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। वो खांसता हुआ उठा। ड्रामे बंद कर, तो पानी से लताड़ा। वो बत्ती से दिखाता सीधा किचन की तरफ बढ़ा था। आईसी शर्ट पर बैठी पाऊँ झुलाती आइसक्रीम खा रही थी। सिद्रा भी पास ही थी। आराम ने गला खंगाल कर इसे मतवजा किया। आईसी ने एक लॉन्ग बार नजर इस पर डाली और वापस आइसक्रीम खाने लगी। सिद्रा काम का बहाना बनाती किचन से वॉक आउट करके। वैसे लड़कियां शादी से बड़ी शर्माती ले जाती हैं, और तुम तो तौबा तौबा कितनी बेशर्म। आराम ने खानों को हाथ लगाया। मैं इन लड़कियों में से नहीं। आईसी बाउल साइड पर रखती जंप लगाकर नीचे उतरी। मुझे पता नहीं था एजे का टेस्ट इतना बुरा है। इसका इशारा आईसी की तरफ था। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। वो तुर्की बोली। हेलो, थोड़ी तमीज से बात करो। होने वाला शोर हो तुम्हारा? आनंद ने गर्दन कराए रोक जा। तुम भी थोड़ी तमीज इख्तियार करो। होने वाली बीवी है तुम्हारी। आईसी भी इसी के अंदाज में बोली। बीवी क्या, गले पड़ने वाली बला? आनंद बड़बड़ाया। आईसी के चेहरे पर सा लहरा गया। इसे देखकर हमको अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे बला इतनी खूबसूरत हो तो गले पड़वाने में कोई मसला नहीं। आनंद ने बात कर रुख बदलते कहा। ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं शादी से बाबा की वजह से कर रही हूँ। इसने जताना जरूरी समझा। मैं भी ये शादी से भेजने की वजह से कर रहा हूँ। आनंद गर्दन कर बोला। बाद में जाओ तुम। वो झुंझला करके साइड से जाने लगी। जब आनंद ने इसका रास्ता रोका, किसी का सर जोर से इसके सीने से टकराया था।
अल्लाह, वो पेशानी मसलते करा कर पीछे हुई। क्या मसला है तुम्हारा? वो गुस्से से चिल्लाई। सॉरी जोर से लगी। इसके लहजे में फिक्र थी। ऐसे बिना जवाब दिए पेशानी मसलती रही। आई एम सॉरी। होने वाली बीवी पर हमने बीवी पर जोर देते शोके से कहा। ऐसी ने तेज नजरों से बोला, बाहर में जाओ तुम। वो गुस्से से कहती किचन से निकली थी। देखिए मिर्च। इसने पीछे से हाँक लगाई। छिले हुए आलू। ऐसी टका कर कहती निकल गई। रंगीला मुस्कुराहट में डले थे। कल रोज की रुकती थी। पाकिस्तान से मेहमान भी पहुंच चुके थे। सारी अरेंजमेंट मुकम्मल हो चुकी थी। रोज रजा मेरे कमरे में बैठी थी। कल मेरी बड़ी घर से रुखसत हो जाएगी। आंसू के दरमियान मुस्कुराए। तुम्हारे बाबा बहुत याद करेंगे तुम्हें। उन्होंने रोते हुए इसे अपने साथ लिया। प्लीज पापा वही मत। वो मोटे मोटे आंसू बहाती बोली, अरे पापा ये तो खुशी के आंसू हैं। पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी। कोशिश के बावजूद भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बार फिर जुदाई का वक्त आ गया था। दोनों बाप बेटी रो रहे थे। रोज की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। मेरी मेंशन में जश्न का समा था। जहाँ मेहंदी की रस्म थी वहाँ घर के मर्दों के सिवा कोई मर्द मौजूद नहीं था। रहमान ने ये इंतजाम खास अपनी निगरानी में करवाया था। ऐसे तो बनी इसे छेड़ छेड़ कर इसका जीना आराम कर दिया था। पीले रंग के सादा से सूट में वो बहुत खूबसूरत लगी। सभी लड़कियों ने एक जैसा कॉम्बिनेशन किया था। सारी रात मेहंदी का फंक्शन चला। बारात आने में कुछ ही वक्त बाकी था। रूस सजी संवरी शर्माई से शीशे के सामने बैठी थी। तो और ऐसी इसका जीना आराम करने में मसरूफ थी। दुआ इनके करीब बैठी खेल रही थी। एकदम बारात आने का शोर उठा। रूज की धड़कनें बढ़ गई। तुम बैठो मैं आती हूँ। तुबा जल्दी से कहती बाहर निकल गई। ऐसी भी चुपके से पीछे से लपकी। अरूज ने खुद को एक नजर आईने में देखा। क्या ये सब ऐसे ही लिखा था? जैन को मेरी किस्मत में ऐसी को रंग की और आयत को रहमान की। क्या ये सब इसीलिए हुआ था? अगर मैं कभी हैदराबाद नहीं जाती तो जैन से नहीं मिलती, ना ही ऐसी और आयत से। वो सोच रही थी जो इसकी गुजरी जिंदगी में हुआ क्या इसकी वजह ये इसकी यही वजह थी। तभी अतन नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इसने दोनों हाथों से अरूज की बुलाई ली। आयत के पीछे ही दोनों समेत दाखिल हुई। माशाल्लाह भाभी आप तो जान लग रही हैं। भाभी लफ्ज पर रूह चमकी। चलो नीचे चले। तुबा ने से सारा देकर उठाया और साथ ही दुआ को भी। चारों शान से सीढ़ियां उतरती नीचे आई। दोनों ने इसका लहंगा थाम रखा था। जैन की नजरें रूज पर टिकी। रूज की नजरें इससे मिली और यहाँ के हमारे पलकों की झालर गिरा गई। जैन सो बारी किया था इसकी अदा पर। इसे लेकर जैन के मुकाबले बिठा दिया गया। रूज गर्दन झुकाए बैठी थी। कैमरामैन मुख्तलिफ जावियों से इनकी तस्वीरें ले रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो डियर उन्नति। जैन ने इसके कान के करीब से कोशिश की। रूज मुस्कुरा कर झुका सर मजीद झुका गई। ऐसी इसके बगल में आकर बैठी। बैठे बैठे फोत होगी क्या? इसने तशवीर से कहते रूज का कंधा हिलाया। रूज ने सर उठाकर इसे घूरा। शुक्र है। ऐसी ने भी एक दिल पर हाथ रख से का सांस खारिज किया। वरना जैसे बैठी थी एक पल के लिए मुझे लगा तुम्हारा इंतकाल हो गया। ऐसी गहरा सांस लेती बोली। रूज ने आंखें फैलाकर इसे कंटिन्यू ऐसी कहती वहां से उठ गई। इसके जाते ही रूज ने दोबारा सर झुका लिया क्योंकि साथ बैठा जैन इसे ही देख रहा था। शोर को इग्नोर कर दे। आयत बनी सबली तितली की तरह इधर से उधर घूम रही थी। जब बेध्यानी में सामने से अब्दुल रहमान से टकराई। हाय अल्लाह। दुआई देती निशानी मसलने लगी। रहमान सीने पर बाजू बांधे इसे देखने लगा। आयत ने सर उठाकर सामने देखा। लगा डांटने का था मगर सामने रहमान को देख नजरों के साथ सर भी झुक गया। सॉरी। वो किसी मुस्लिम की तरह बोली। कहा था ना एहतियात कीजिए। रहमान ने बेगौरी से देखते कहा। वो मेरी गलती है। आयत ने जुबान तक करते कहा। जी बिल्कुल आपकी ही गलती है। तो सर को कम देता बोलो। सॉरी। वो शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं लेकिन अगली बार प्लीज एहतियात कीजिएगा। रहमान ने संजीदगी से कहा था। आयत ने जोर से सर हिला के खुद को मुस्कुराया। मैं चलती हूँ। वो तेज से कहती साइड से निकलने लगी जब रहमान की बात पर इसके कदम थमे। अच्छी लग रही है। घर जाकर नजर उतार लीजिएगा। रहमान मुस्कुराते कहता आगे बढ़ के। आयत ब्लश हुई थी। रुस्ती के वक्त ना आकर अश्क बाहर थी। दोनों बाप बेटी गले लगे रो रहे थे। रजा ने खुद पर जब्त करते इसे चुपकर मारकर खुद से दूर किया। अंकल ये सब ड्रामे हैं। मैडम ने इसका ध्यान बटवाने के लिए रजा के करीब होकर ऊंची आवाज में कहा। सच्ची। वो भी इसका साथ देते शरारत से बोले। रोते रोते हंसती। बाकी सभी मुस्कुरा रहे थे। इनके गाली में बैठते ही रजा ने दोनों का सदका उतारा था। वो नम्मा को सबको देख रही थी। पीछे खड़े रहमान ने हाथ के इशारे से इसे स्माइल करने का कहा जिस पर वो नम्मा को समीर मुस्कुरा दिया। हमने हाथ से ऐसा इशारा किया जिसे कह रहा हो जाओ जान छोड़ो। इसकी हरकत पर दिए में कहके गूंज के गाड़ी में पेंशन से निकली। रूज का दिल पहुंचा था। जहन ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने पुण्य की तसल्ली दी जिस पर मुस्कुरा दी। सर घुटनों पर झुकाए वो बेड पर बैठी थी। लहंगा वो फ्रेश होकर उतार चुकी थी। तो के प्लान में एक और चीज भी शामिल थी कि तीनों दूल्हे ने एक ही लहंगा पहनेगी जिस पर तीनों में से किसी ने भी इतराज नहीं किया। इसलिए यहाँ आते ही इसने लहंगा उतार कर इमानत के तौर पर अलमारी में रख दिया जो कल सुबह इसके साथ ही मीर मेंशन जाना था। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज में जब मजीद सिमट की अस्सलाम वालेकुम सलाम करता वो इसके सामने ही बैठ गया। रूज ने सर के इशारे से ही सलाम का जवाब दिया। क्या हुआ? शादी के बाद आवाज चली गई। वो इशारे से कहता इसके सामने कोने के बल लेट गया। रूज ने सर उठाकर इसे बोला लेकिन इसकी आवारा नजरें देख घबरा कर दोबारा सर झुका गई। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वो सीधा होकर बैठा इसके दोनों हाथ थाम के। क्या? रूज ने तजस्सुस से पूछा। क्या हो सकता है? इसने सवाल किया। मुंह दिखाई। वो सोच कर बोली रुको। जैन इसका हाथ छोड़ता उठा। रूज इसकी पुश्त देख रही थी जो अलमारी के पास खड़ा कुछ निकाल रहा था। 2 मिनट बाद कोई खूबसूरत सा डब्बा लिए पलटा। खोलो। डब्बा इसे थमा कर अब वो इसके सामने बैठा था। रूज ने डब्बा खोला और इसे लगा वक्त 5 साल पीछे चला गया। जिंदगी की उलझनों में वो इसे तो खामोशी कर चुकी थी। वो बेकिनी से कभी जहन कभी डब्बे पे पड़े और कभी डब्बे में पड़े नेकलेस को देखती आंखें लबा आंसू से भरती।
ऐसा लगा था इसने अपनी माँ की आखिरी कीमती निशानी खो थी, मगर आज वो 5 साल बाद इसके सामने इसे ऐसे हाजिर की गई थी। ये इसके लड़का कब आए? कैसी लगी मुझे वो मुस्कुराया ज़ैन। रोज ने पढ़ते जिस फासले से पुकारा, इसलिए यूं पुकारने पर उन्हें हाल हुआ था। कब लिया था? रोज ने हाल को हाथों में उठाया, इसी रात। इसने दोबारा रोज के हाथ थामे। तुमसे जुड़ी चीज मुझे खुद से ज्यादा जरूरी है। जब तुमने इसे बेचा था तब मैंने इसे तुम्हें तंग करने के लिए खरीद लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसे बेचते वक्त जो उदासी तुम्हारी आंखों में थी, इसने मुझे ऐसे करने से रोक दिया। वो सादगी से कह रहा था, जानते हो तुम्हारे बिना 5 साल कैसे गुजारे? वो इसकी आंखों में देख रहा था। मैं हर हफ्ते तुम्हारे हॉस्टल के बाहर आता था। वो सोदा सा मुस्कुराया, रोज रोना छोड़ हैरत से देखने लगी। सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता। जब तुम कॉलेज से वापस लौटती तो तुम्हें देख मैं वापस चला जाता। रोज के रुके आंसू रवानी से बहने लगे। बहुत मिस करता था तुम्हें। आखिर में इसकी आवाज रंग गई, मगर तुम्हारी बात का मान रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। हमेशा दिल में एक डर रहता था, अगर तुम मुझे भूल गई और अगर मैंने तुम्हें पाने से पहले ही खो दिया। इसके लहजे में खोखता रहे। इस दिन जब तुमने कहा तुम्हें मेरे आने का यकीन नहीं था, तब मुझे तुम्हारी बात मजाक लगी, लेकिन जब कैब देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। वो चेहरा झुकाए कह रहा था, अरूज को शर्मिंदगी हुई, मगर मुझे देख तुम्हारा रोना भी मुझे समझ नहीं आया। वो हंसा। अरूज बिना पलक झुकाए से देख रही थी। तुम नहीं जानती तुम क्या हो। मेरे लिए एक आंसू अरूज के हाथ पर गिरा। शायद वो रो रहा था। आज तुम्हें पाकर मुझे लग रहा है मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। इसने सर उठाया। वो वाकई रो रहा था। मैंने जो कभी तुम्हारे साथ किया इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरूज ने सर दाएं बाएं मारा। आंसू टप टप इसकी आंखों से गिर रहे थे। तुम्हारी आंखें आईना है जिसमें मैं अपना अक्स देखता हूँ। जब जब तुम रोती हो वो अक्स धुंधला जाता है। मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे आंसू के साथ मैं भी बह न जाऊं। शिद्दत जिस बात से कहते वो इसकी पेशानी से सर टिका गया। रोज ने सख्ती से अपनी आंखें मींच कर आंसू के बहने का रास्ता रोका, लेकिन रोका क्या अंदाज था इसका चुप करवाने का। रोते हुए बहुत बुरी लगती हो, मत रोया करो। वो शरारत से कहता इसकी आंसू साफ करने लगा। अरूज हंसती, और तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा हंसते रहा करो। वो खुद ही कहकर शर्मा कर नजरें झुका के ज़ैन इसके दांव पर गहरा मुस्कुराया था। अगले दिन आलम और ऐसी की मेहंदी थी। प्लान में चेंज करके प्रीमा सबका एक ही दिन रख दिया गया था। लड़कों का सेटअप एक तरफ था। अरूज ने पहले आलम को मेहंदी लगाई, इसके बाद दूसरी तरफ आके इसी को मेहंदी लगाई, साथ ही अपने बदले भी लिए। आयतला शर्माती इधर उधर फिर रही थी। अभी भी वो इधर उधर घूम रही थी जब रहमान से इसका सामना बड़े माँ ने सफेद कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। चेहरे पर बड़ी भीड़ इसे दिलकश बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज इतनी धीमी थी रहमान मुश्किल सुन पाए। रहमान ने सर के इशारे से जवाब दिया। आयत बदल सी होती उंगलियां मरोड़ रही थी। रहमान बगौर इसका जीजा ले रहा था। पीले रंग के कामदार शरारे के साथ हाथों और कानों में ताजा पीले फूल पहने वो कोई सूरजमुखी का खिलता फूल लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रहमान ने संजीदगी से पूछा। मैं वो आयत को समझ नहीं आया क्या कि इधर लड़कियों की साइड पर रहे, उधर लड़कियों की साइड पर रहे, इधर लड़के हैं। रहमान ने पीछे की तरफ अंगूठे से इशारा किया। उनकी ने आ गया। आयत को एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया। अगली बार ध्यान रखिएगा। रहमान मैं चलती हूँ। वो साइड से निकलती तकरीबन भागती है वापस गई। रहमान की नजरों ने दूर तक इसका पीछे की था। मेहंदी के फंक्शन के बाद भी वापस लौट गई। सबने इसे रुकने का कहा, मगर ज़ैन ने रुकने नहीं दिया। अभी वो इसी बात से गवाह और बालकनी में खड़ी थी जब ज़ैन ने इसके पीछे आकर इसके गिर घेरा बांधे, अपनी ठोड़ी से कब्जे से टिका दी। गेट ढूंढा थी, नाराज हो? इसने भारी आवाज में पूछा। नहीं। वो कफास ही मुंह फुलाकर बोली। मुझे तो यूं ही लग रहा है। ज़ैन मुंह उसके बालों में छुपाए हुए मदहोश सा बोला। एक पल में मुझ की धड़कन बढ़ी थी। मुझे वहां रहना था। वो बच्चों की तरह बोली। ज़ैन ने मुस्कुरा कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं और तुम दूर रहने की बातें कर रही हो। वो अभी भी इसकी बाहों में थी। वो शर्मिंदा हुई। सॉरी, बस मेरा मन कर रहा था। इसने सुमित से कहते हुए साथ कर रहा लेना। रेली? वो खुशी से उछली। ज़ैन ने मुस्कुरा कर सर को थाम दिया। ज़ैन, इसने बहुत प्यार से पुकारा था। इसकी यूं पुकारने पर ज़ैन की धड़कन बढ़ जाती थी। बोलो जाने ज़ैन। ज़ैन इसके पेशानी से सर टिकाता मदहोश सा बोला। इस दिन तुमने हॉस्पिटल में क्या कहा था, तुम्हें याद है? वो वैसे ही आंखें बंद किए इसे महसूस कर रहा था। हाँ बताओ ना, वो लाड से बोली। ज़ैन ने सर उठाकर देखा। वो मुस्कुराती इसके जवाब के मुझसे खड़ी थी। जब तक तुम यूं मुस्कुराओगी मुझे तुमसे नए सिरे से इश्क होगा। सालों पहले कहा गया जुमला इसके सामने ऐसे आया था। वो आंखें फाड़े से देख रही थी। ये कैसा इजहार था? क्या वो 5 साल पहले भी इससे इश्क करता था? ये कैसा जज्बा था? कोई आपसे मोहब्बत का नहीं, इश्क का इजहार कर रहा था। इसमें खुद को सबसे खुश नसीब समझ रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने इसे हिलाया। कुछ नहीं। वो सर झुका गई। अच्छा नहीं लगा? मैं थोड़ा हैरान हूँ। वो थोड़ा हैरान था। आई एम सॉरी। रोज की बात इग्नोर करती बोली। किस लिए? वसीयत हैरान हूँ। मैंने इस दिन तुम्हें गलत कहा। तुम आयत के भाई हो, इस पर हक है तुम्हारा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त नहीं समझी। वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं। ज़ैन ने धीरे से इसके कान के करीब सरगोशी की। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? रोज इसकी आंखों में देख रही थी। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मतलब वो न समझी। तो मेरे नसीब में शुरू से ही लिख दी गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ मायलूम हुआ। वो सादगी से बोला। रोज ने मुस्कुरा कर इसके गिर्द बाजू फैलाए और इसके सीने से सर टिका दिया। थैंक्स फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। वो धीरे से बोली। मोस्ट वेलकम। ज़ैन ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। दूर फलक पर चमकता चांद मुस्कुरा कर इन्हें नई जिंदगी की बारी बात दे रहा था। ऐसी बेड पर बैठी इधर उधर का जायजा ले रही थी जब हम अंदर आया। ऐसी ने कौन सा झुका लिया। सही मायनों में वो शर्मा रही थी। आने बेड पर बैठकर सलाम किया। ऐसी ने धीमी आवाज में सलाम का जवाब दिया। चंद में खामोशी की नजरों के फिर आराम की जुबान ने कुछ ली। ऐसे ने कहा कि बात दोनों को बहुत रूप होता है, मगर तुम तो सिर्फ ठीक ठाक ही लग रही हो। ऐसी तब की तुम भी तो बस ठीक ठाक ही लग रहे हो। वो भी तुर्की बोली।
तुमसे तो अच्छा ही लग रहा हूँ। पता है कॉलेज में कितनी लड़कियां मरती थी मुझ पर, अनम ने इतराते बताया। तुम तो जैसे बहुत ही हसीन हो। ऐसी जल कर बोली। ओहो, कहीं से जलने की बू आ रही है। अनम ने नाक से मक्खी बनाने वाले अंदाज में कहा। जलती है मेरी जूती। वो सही महीनों में दबके। ओहो भाई भी, इतना गुस्सा, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। अनम ने दिल पर हाथ रखेगा। मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट दो। ऐसी इसकी बात इग्नोर करती अपनी हथेली आगे फैलाती बोली। कौन सा गिफ्ट, इतनी बार तो मुंह देख लिया है, कौन सा पहली बार देख रहा हूँ। ऐसी 16 बार में जब वो मुंह में बड़बड़ाई। हमने मुस्कुराकर बेड की साइड टेबल से एक बॉक्स निकाला और ऐसी की तरफ बढ़ा दिया। बॉक्स देख ऐसी की आंखें चमकी। बॉक्स खोलने पर एक खूबसूरत सा लॉकेट बाहर आने को बेताब था। ये बहुत प्यारा है। ऐसे इन लॉकेट हाथ में था बचाया करता। तुमसे ज्यादा नहीं, हुमायूं कैसे कहता। इसे सर झुकाने पर मजबूर करके अनम ने आगे बढ़कर लॉकेट इसके हाथ से लेकर गले में पहना दिया। ऐसे सर झुकाए बैठी थी। अनम ने एक हाथ से इसका हाथ थामा और दूसरे से इसकी चोटी से पकड़कर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। ऐसी की पलकें लरस रही थी। अनम ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। मैं जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो और आखिरी भी। वो गंभीर आवाज में कहता। ऐसे का दिल धड़का गया। मुझे जन्नत तुम्हारी दूसरी जिंदगी के बारे में सब बताया। ऐसी की आंखें डुबा गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूं। अनम ने हाथ बढ़ाकर इसके बहते आंसू साफ किए। यूं ही हंसते खेलते लड़ते झगड़ते मैं तुम्हारे साथ ये सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी। अरम ने ज्यादा तलब नजरों से इसे देखा। इसी ने रोते जोर जोर से सर हिला दिया। अरम ने सर झुकाकर इसके दोनों हाथों पर बोसा दिया। ऐसे ने शर्मा कर नजरें झुका ली। एक और दास्तां मुकम्मल हो चुकी थी। आज ईमान और आयत की मेहंदी थी। रोज गन चिकन बनी इधर उधर घूम रही थी। पहले समीर मेंशन ईमान को मेहंदी लगाने के, फिर वापस आकर आयत की रस्म हुई मीर मेंशन से। सब दूल्हे को छोड़कर अरूज के घर आए। रात देर तक मेहंदी के फंक्शन चलते रहने के बाद सबने वापसी की राह ली। पाकिस्तान से भी जान और आकाश के अलावा सभी आए थे। आकाश की बीवी के साथ इसके 2 बेटे भी थे। किसी ने भी इससे किसी किस्म का सवाल नहीं किया था। न जाने रसामीन ने इनसे क्या कहा था। आयत को अरूज ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वो दुल्हन बनी बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। अरूज दोनों तरफ का फर्ज निभा रही थी। ईमान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बारात आ चुकी थी। तीनों इसे छेड़ने में मसरूफ थे जब अरूज इन्हें अकेला देख इनके पास आई। चेहरे पर संजीदगी सी थी। हाँ कहो। इसके चेहरे पर चाहिए संजीदगी देख रहमान को तशवीश ने आ गया। रहमान, आयत का इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए क्यों किया जानते हो। तीनों को मुझसे रुचि की तरफ देख रहे थे। रहमान ने नसमझी से सर हिला दिया। वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। भी तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद वो तुम्हारी जिंदगी के सभी खोए रंगों को वापस ढूंढ लाएगी। रहमान खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। तैयबा आंटी ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी से की है। वो एक हया वाली लड़की है। मुझे यकीन है वो तुम्हें अपने रंग में रंग देगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। क्या मैं इसके काबिल हूँ। इसकी आवाज सरगोशी में निकली। अगर नहीं हो तो वो तुम्हें अपने काबिल बना लेगी। अरूज ने धमक से कहा। इसे सब बता देना चाहिए वरना ये इसके साथ धोखा होगा। रहमान ने संजीदगी से कहा। कुछ बातें राज ही है तो अच्छा होता है। अरूज ने सख्ती से कहा। मुझे बहुत अजीज है, इसका ख्याल रखना, इसे कभी तकलीफ मत देना, वादा करो। अरूज ने इसकी आंखों में झांका। वादा। वो मुस्कुराया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरूज ने हाँ होगी। मैं आती हूँ। अरूज पलटी भी मुड़ी। रहमान, हमेशा हया वाली लड़की का इंतखाब करना चाहिए। वही आपका घर संभाल सकती है, आपकी औलाद को अच्छी तरबियत दे सकती है। जिस लड़की में हया ना हो इसके पास तक नहीं भटकना चाहिए वरना इसके साथ खुद भी बर्बाद हो जाओगे। हमेशा याद रखना। इसका इशारा किस तरफ था रहमान समझ गया था। आखिर में मुस्कुरा कर इसके बाल बिगाड़ती बाहें निकल गई। रहमान गुमसुम सा खड़ा रह गया। हया वाली लड़की इसके लबीले थे। इसकी आंखों के आगे आयत का सरापा घुमा। वो जब भी इसके सामने आई इसकी नजरें हमेशा झुकी होती थी। क्या हया वाली लड़कियों की यही निशानी होती है। वो खुद से हम गुलाम हुआ था। तैयबा और बासी साहब ने इसे आंसू के दरमियान रुखसत किया। जैन ने इसके सर पर बोसा देते नम आंखों से इसे विदा किया। अरूज इनके साथ ही आई थी। अरूज इसे खाना खिलाकर चंदन में इसे हौसला देती रही। जब आया थोड़ा संभली अरूज दोबारा रहमान को इसका ख्याल रखने की नसीहत करती वापस चली गई। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। रहमान अभी तक कमरे में नहीं आया था। आयत कुछ तकिए और कुछ परेशान सी बैठी थी। रहमान नीचे सोफे पर पाँव पसारे बेटा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। टेबल पर पड़ा एशट्रे सिगरेट संभला पड़ा था। अजीब सी तरबियत में उठता था। हाथ में पहनी घड़ी रात के 3 बजे आ रही थी। आंखें हिम्मत करके वो उठा। सिगरेट एशट्रे में मसली ऊपर की तरफ बढ़ा। आयत सुखड़ी सिमटी बैठी थी। बैठ कर इसकी कमर और गर्दन में दर्द होने लगा था। रहमान का कोई अता पता नहीं था। आयत के दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसने बताया था वो अकेले रहते हैं और अभी भी कमरे में अकेले होंगे। इसने सोचा और यही बात इसे वसवसों में डाल रही थी। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज पर वो सोचों से बाहर निकली। सभी सोचों को मिटाकर वो मजीद सिमट गई। रहमान चंदन में कमरे में चक्कर लगाता रहा। आयत को इसके जूते नजर आ रहे थे। आयत के दिमाग में पिक रक्त करने लगे। रहमान गहरा सांस हवा में छोड़ता इसके सामने बेड पर बैठ गया। आहिस्ता आवाज में सलाम करके इसने आयत को गौर देखा जो सर हद से ज्यादा झुकाए बैठी थी। आयत ने सर के इशारे से ही सलाम का जवाब दिया। इस वक्त इसे बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। रहमान चंदन में लफ्जों को तरतीब देता रहा। लेट आने के लिए माजरत, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसने गला खंगाल कर बात शुरू की। पर पहले आप थोड़ी सीधी होकर बैठ जाएं। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। रहमान ने इसकी हालत देखते कहा। आयत सीधे होकर बैठ गई। सही मायनों में इसे ढेरों सुकून मिला था। रहमान की नजर इसी पर थी मगर आयत कहीं और ही देख रही थी। मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। रहमान ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। आयत का दिल किसी खौफ के तहत धड़का। मैंने ये जैसे कहा था आपको सब बता दे मगर वो नहीं मानी। मैं कोई रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू होता है इसकी बुनियादें बहुत जल्द खोखली हो जाती हैं। रहमान को समझ नहीं आता सब कैसे होता है। आयत ने धीरे से नजरें घुमाकर उसे देखा जिसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी वाज़ेह रकम थी।
मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, इसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ईमान की बात पर आयत को ठंडे पसीने आए थे। ईमान ने गहरा सांस खारिज किया और सच आयत को हर सब सच बता दिया। काफी देर कमरे में सिर्फ ईमान के बोलने की आवाज गूंज रही थी। आयत बेयकीनी की आलम में बैठी थी। ईमान ने सर उठाकर देखा और उसकी आंखों की ताब न लाते नजरें चुरा गया। मैंने एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज नहीं निभाया, मैं सबका गुनहगार हूँ। इसकी आवाज बढ़ा गई। आयत की आंख से आंसू निकलकर इसके लहंगे में जिस्म हो गया। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। अनुज ने मुझे सब बताया था। ये धमाका आयत ने किया था। ईमान ने बेयकीनी से देखा। आपको क्या लगता है मुझसे झूठ बोल सकती है? उन्होंने मुझे बताया था, वो जानती थी इनके मना करने के बावजूद भी आप नहीं रुकेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत पहले ही सब बता दिया था। फिर आपने ये फैसला क्यों किया? ईमान ने बेयकीनी से पूछा। आयत खामोश रही। वो क्या बताती? सामने बैठा शख्स इसे पहली नजर में अच्छा लगा था। ईमान इसके जवाब का मुंतजिर था, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। कितना अजीब है ये सब। वो इसकी बात नजरअंदाज करती आंसू के दरमियान बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो था आपका फार्ज था। आयत अब ईमान की तरफ देख रही थी। वो सर झुकाए किसी हारे हुए जिवाड़े की तरह बैठा था। मुझे बस एक चीज का अफसोस है, वो हंसी। ईमान ने सर उठाकर इसे देखा। मैं किसी की पहली मोहब्बत या पसंद नहीं बन सकी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आपने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि आप मेरे नसीब थे। इस दुनिया में जो होता है वो किसी न किसी गुनाह पर होता है, और जो भी होता है इसके पीछे कोई वजह होती है। जैसे आपकी बात सुनकर, आपका पास जानकर मैंने यही अंदाजा लगाया कि जो आपके साथ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ने आप सबको हिदायत देनी थी। आयत रिसाम सी कह गई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने फैसले से खुश हूँ। शायद मुस्कुराई। अगर मैं आपकी पहली मोहब्बत नहीं बन पाई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी दूसरी और आखिरी मोहब्बत बन जाऊं। वो शर्मा कर गति सर झुका गई। मेहमान के दिल को ढेर सुकून मिला था। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको किसी भी शिकायत का मौका न दूं। मेहमान ने मुस्कुरा कर कमरे में से खामोशी छा गई। मैं आपके लिए खुश रहा हूँ। मेहमान ने साइड टेबल से एक डब्बा निकाल कर इसे दिया। मुझे आपकी पसंद का नहीं पता था, इसलिए मैं ये तुबा की पसंद का ले आया। आयत ने डब्बा खोला। चाहे खूबसूरत सा नेकलेस चमक रहा था, बिल्कुल आईसी के नेकलेस जैसा था। आयत की आंखों में पसंद की देख ईमान गहरा मुस्कुराया। मैं आई। ईमान ने इजाजत चाही। आयत ने शर्मा कर सर हिला दिया। ईमान ने इसके हाथ से लॉकेट लेकर इसके गले में पहना दिया। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। आयत सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या मैं आपके हाथ पकड़ लूं? ईमान ने झिझकते हुए इजाजत मांगी। आयत ने शर्मा कर सर हिला दिया। ईमान ने इसके मोम हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। मेरे दिल में इसके लिए जो मोहब्बत थी अब वो नफरत में बदल चुकी है। आयत को इसके लहजे में ढेरों नफरत महसूस हुई। जो मोहब्बत शादी के बाद हो वही मंजिल तक पहुंचती है। एक बार मैंने गलती की है, अब दोबारा नहीं। एजे ने मेरे लिए एक हिया वाली लड़की का इंतखाब किया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे उम्मीद भी कि आगे चलकर मेरे दिल में सिर्फ आपका ही राज होगा। ईमान ने इसके हाथों पर दबाव डाला। आयत ने मुस्कुरा कर इसे देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। दूर कहीं से फजर की अजान सुनाई देने लगी। दोनों ने एक साथ सर घुमा कर खिड़की के पार चमकते चांद को देखा, जो इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। अजान के बाद दोनों ने मिलकर नमाज अदा की। आयत ने हाथ उठाकर साथ बैठे अपने महरम को देखा, मुस्कुरा दी, जो आंखें बंद किए किसी मासूम बच्चे की तरह दुआ मांग रहा था। वलीमा दिन नहीं, 4 कपल्स का था। तूबा और साद की शादी ऐसे हालात में हुई थी कि वो वलीमा नहीं कर पाए थे। फुराद या रूस में सबने इन्हें सरप्राइज दिया था। चारों सिल्वर कलर की मैक्सी पहने स्टेज पर खड़ी थी और चारों लड़कों ने ही एक जैसे थ्री पीस सूट पहने थे। चारों जोड़ियां अपनी अपनी नशिस्त माने बैठ चुकी थी। साद और तूबा के दरमियान में सजी सबरी दुआ बैठी थी। वलीमे के बाद चारों जोड़ों ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई। सोफे पर तूबा और साद के साथ दुआ बैठी थी। इनके पीछे दाएं साइड पर शरीफ कपल खड़ा था और बाईं तरफ लव बर्ड्स खड़े थे, और इनके सामने जमीन पर टखनों के बल शरारती कपल बैठा था। कैमरामैन ने इनकी जिंदगी की खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया था। अल्लाह, कमर टूट गई, ऐसी दुआई देते। सोफे पर बैठी सब फंक्शन निपटाने के बाद सभी लिविंग एरिया में बैठे थे। तुम तो अभी से बूढ़ी हो गई, रोज ने हंसकर कहा। वैसे ये डे बाई डे शादी का प्लान किसका था? ऐसी ने पूछा। मेरा। तूबा ने हाथ खड़ा किया। मतलब ये पैसा वेस्ट शादी का प्लान तुम्हारा था? साहब ने चिढ़ा कर कहा। पैसा वेस्ट कहाँ, सादगी से तो शादी हुई है। तूबा ने मुंह बनाकर कहा। चाय आ गई। आयत हाथों में ट्रे थामे लिविंग एरिया में दाखिल हुई। पीछे ही सिदरा भी हाथों में खाने पीने की चीजें लिए थी। अरे रखो इधर, एक दिन की दुल्हन हो और काम में लग गई। अरूज ने इसे लिपटते बड़े बुजुर्गों की तरह कहा। मैंने भी कहा था, पर आयत मैडम ने सुना ही नहीं। सिदरा ने सामान टेबल पर रखते फौरन वजाहत दी। तो क्या हुआ, मैं भी तो कर सकती हूँ। आयत ने चाय का कप उठाकर ईमान को देते का और अपना कप लेकर इसके साथ ही बैठ गई। हमें नहीं दोगी? जैन ने ताज्जुब से पूछा। आप आपकी पुण्यवती है ना देने वाली? आयत मुझे से बोली। वाह, सिर्फ शोहर की खिदमत। अरूज ने इसे सराहा। आयत जमकर ईमान को देखने लगी, जो मुस्कुरा रहा था। अरूज मुस्कुरा कर आगे होती, 2 कप उठाने लगी, जिसे एक जैन को देकर दूसरा खुद लेकर बैठ गई। मतलब सभी बीवियों को ही चाय देनी होगी, ऐसी मुंह बनाकर कहती चाय उठाने लगी। साद ने आगे बढ़कर कप उठाकर तुबा को दिया। वाओ, ऐसी ने हाथ से कहा। यही होता है, तुम सब न्यूली कपल हो, इसलिए अभी कर लो खिदमत, बाद में ये सब इन्हें करना है। तुबा शाने बेनियाजी से बोली। मेरी थी, दुआ ने सुनने से कहा। अरे आपको तो हम भूल ही गए। अरूज ने इसे उठाकर गोद में बिठाया। अभी से? दुआ ने मुंह सोड़ा। अल्लाह तुबा तुम पर गई है। अरूज ने हैरत से कहा, जिस पर सब खिलकर हंसे। पाकिस्तान से आए सभी मेहमान वापस लौटने लगे थे और वापस जाने से पहले सब से पाकिस्तान आने का वदा लेना नहीं भूले थे। सबकी पहली दावत मीर मेंशन में थी और दूसरी साद की तरफ। सभी खाने के बाद लॉन्च में बैठे थे जब मेहमान की नजर सामने टेबल पर पड़े शोपीस पर पड़ी, जिसे उठाकर इसने उलट पलट कर देखा। बीच में एक लंबी लकीर थी, जिससे अंदाजा होता था टूटे को दोबारा जोड़ा गया है। इतने करीब हो गए हो
कि एक टूटा हुआ शोपीस भी नहीं फेंका। रहमान ने मजाकन कहा। तीनों के चेहरे पर भूली बसरी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा कौन सी? रहमान को तजस्सुस हुआ, रूस में तजस्सुस हुई। तुमने ने पाकिस्तान में होने वाला किस्सा अपनी जबानी सुनाया, जिसे सुन कुछ पल तो दोनों शौक रह गए। तुम लोगों ने मुझे इस बात से बेखबर रखा। रोज ने रूठेपन से बोली। और मुझे भी। रहमान को भी गोया सदमा लगा था। यार क्या करते, इस वक्त हम इतना डर गए थे। सार ने सफाई दी। आप लोग पाकिस्तान गए थे? आयत की आंखें चमकी। एक बार गए थे, कुछ याद करके रोज के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा कैसा है पाकिस्तान? आयत ने इश्ताक से पूछा। आपको पसंद है पाकिस्तान? रहमान ने इसकी पसंद की देख पूछा। जी बहुत ज्यादा, मुझे वहाँ के ड्रामे बहुत पसंद है। वो चहकर बोले। अजीब है, यहाँ की फिल्में वहाँ और वहाँ के ड्रामे यहाँ चलते हैं, फिर भी सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। अरब ने अफसोस से सोचा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट वहाँ जाकर हमने बहुत इंजॉय किया, इतना कि मत पूछो। तुबा ने मायने के जिसे कहते तीनों लड़कों को देखा। अच्छा मुझे बताए ना। आयत तुबा के साथ चिमट पर बैठ गई। इसके बाद जो तुबा शुरू हुई, रहमान का गान से लेकर बंगाली लस्सी तक सब कह दिया। सबका हंस के बुरा हाल था। आयत की हंसी सबसे ऊंची थी। रहमान मुस्कुरा कर इसे देख रहा था, जो एक ही दिन में इसके दिल के बेहद करीब हो गई थी। तुबा ने बताने के साथ बकायदा इनकी बनाई वीडियो भी दिखाई, जिसे देख चारों लड़कियां हंस हंस कर लुटपुट हो रही थी। अरे यार अपनी बीवी को रोक, सबके सामने इज्जत तो आ रही है। अरब ने साथ के कान के करीब से गोशी की। अगर सिर्फ बीवी होती तो रोक भी लेता, मगर ये बीवी से पहले दोस्त है। कैसे रुकूं? दोस्त तो ये सब काम हक समझ कर करते हैं। साथ साफ हाथ चढ़े। सीधी तरह कह, बीवी से डरता है? अक्षय ने इसकी टांग खींचते कहा। डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। मुकद्दर नकर आकर बोला। अरब बस सबर का घूंट पर रह गया। सभी इनकी वहां वाली वीडियो देख रहे थे। जहन भी बढ़ चढ़ कर था। तीनों कच्चल से बैठे थे। आपने तो बहुत एंजॉय किया। शायद मेरे रहमान को छेड़ा। वो बस कफीर सा मुस्कुरा कर रह गया। तो बदुआ को सुलाकर बेड पर लेटा आई। अब सब हल्की बातों में अब सब हल्की आवाज में बात करे ताकि दुआ की नींद न खराब हो जाए। आए तो तुबा ने मिलकर चाय बनाई। मेरी कॉफी। रोज ने चाय देख मुंह सुना। तुम कॉफी कब से पीने लगी? तुबा को दच्चा लगा था। जब से भी मुझे कॉफी चाहिए। वो जिद्दी अंदाज में बोली। यकीन नहीं आ रहा। साद ने यकीन करते कहा। ना करो यकीन। वो लापरवाही से बोली। इस वक्त अरूज कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जो पुरानी तुलसियों की याद दिलाए। तुबा ने कॉफी लाकर इसे थमाई। एजे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। कॉफी पीती अरूज साद की बात पर चौंकी। ओके कैसा सरप्राइज? अरूज ने रुक रुक कर पूछा। बाकी सब भी इसी तरफ मतवज्जा होंगे। साहब ने लिफाफा इसकी ओर बढ़ाया, जिसे रोज ने समझी कर साथ थामा। ये क्या है? वो लिफाफा उलट पलट करके देखने लगी। अदन आंटी के बेटे के घर का ड्रेस। साहब ने गोया बम फोड़ा था। साहब सच में ये आंटी अदन के बेटे के घर का ड्रेस है? रोज मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी की कैफियत में से देखने लगी। हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी पर कामयाब हुई। साहब ने सादगी से कहा। थैंक यू सो मच साहब। रोज समझ नहीं पा रही थी वो कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। माई प्लेजर। साहब ने सीने पर हाथ बांधे कहा। सब भी खुशी से इसे देख रहे थे। आंटी अदन का बेटा वो बड़बड़ाया। अल्लाह अदन आंटी को इनका बेटा मिल जाएगा। कितनी खुश होंगी वो। रोज लिफाफे को किसी कीमती चीज की तरह सीने से लगाए बड़बड़ा रही थी। इसने अदन को अपने बेटे के लिए तड़पते देखा था। सभी खामोशी से इसकी खुशी बढ़ा चेहरा देख रहे थे। रोज जैन से इजाजत लेकर अदन के बेटे के घर के लिए निकली थी। जैन ने साथ चलने का कम कर इसने मना कर दिया। सारे रास्ते तमाम लफ्जों को तरतीब देती रही। इसका इरादा था अदन के बेटे को खड़ी खड़ी सुनाने का। इसकी माँ सालों से इसके लिए तड़प रही थी। उसके बेटे ने इसे ढूंढने की जहमत अपनी की। वो 10 साल का था जब अपनी माँ से दूर हुआ। कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जिसे कुछ याद ना हो। एक खूबसूरत से विले पर पहुंचकर अरोज ने बैल बजाई। चौकीदार ने सर निकाल कर अजनबी नजरों से इसे देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे राहब करीम से मिलना है। अरोज थोड़ा हिचकिचाकर बोली। कौन राहब करीम? चौकीदार ने समझी से कहा। जी राहब करीम इस घर में ही रहते हैं। यहाँ पर कोई राहब करीम नहीं रहता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। चौकीदार की बात पर रोज परेशान होगी। ओके तो घर के ओनर से मिलना है मुझे। रोज ने अपना इत्मीनान बहाल करते दोबारा कहा। आप इंतजार करें, मैं पूछकर बताता हूँ। चौकीदार अपनी बात कहकर अंदर गुम हो गया। रोज परेशान सी कार से टेक लगाई खड़ी थी। क्या साहब ने गलत एड्रेस दिया है? क्या इससे कोई गलतफहमी हो गई है? रोज परेशान से सोचती निशानी मसलन की आज साहब ने अंदर आने का कहा है। चौकीदार की आवाज पर वो चौंकी, फिर इसके पीछे पीछे अंदर चल दी। आप यहाँ बैठ जाएं, साहब आते होंगे। चौकीदार लॉन में बड़ी कुर्सियों के पास रुक गया। रोज सारी लाकर कुर्सी पर बैठ गई। चौकीदार वापस चला गया। कुर्सी पर बैठी वो मुसलसल अपना घुटना हिला रही थी। इसे रह रहकर अदन के बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अदन वहां इसके लिए तड़प रही थी और यहाँ इसका बेटा इतनी आसाइश भरी जिंदगी गुजार रहा था। 20 मिनट से ज्यादा गुजर गए इसे बैठे हुए, मगर किसी का कोई अता पता नहीं। अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। एक्सक्यूज मी, अभी उठ के जाने लगी थी जब पीछे से एक जानी पहचानी आवाज पर वो चौंकी। आने वाले की तरफ इसकी पुश्त थी और उस गुस्से से पलटी। अरादा बिना सलाम दुआ के इसे खड़ी खड़ी सुनाने का तमगा सामने खड़ा शख्स देख बस सुन रह गई। इस वक्त इसे लगा था इसे इनहेलर की जरूरत है, जो कई महीनों से इसके बेड के दराज में लावारिसों की तरह पड़ा था। वो सांस रोके खड़ी सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सामने खड़े शख्स का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। रोज की आंखों की पतलियां फैल गई और शायद इससे भी बुरा हाल सामने खड़े शख्स का था। रोकी अरूज के सदमे में डूबी आवाज पर सामने खड़ा शख्स भी होश की दुनिया में। अरूज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने कई बार पलकों को बंद करके खोला कि आया सामने वाला मंजर बदल जाए, मगर नहीं, वो हकीकत थी जिसका अभी इसे सामना करना था। अरूज तुम यहाँ? रोकी खुशी और बेकीनी की कैफियत में बोला। अरूज का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। जो हुआ इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ये सब रोकी का किया धरा था। रजा में इनके अल्फाजों की बाज गर्ज इसके कानों में हुई। गुजरी जिंदगी की तल्ख लम्हे इसकी आंखों के सामने से एक एक करके गुजरे और अगले ही पल सिर्फ एक सोच के आते ही इसे गुस्सा झाके तरह बैठ गया।
रोज व्हाट अ सरप्राइज, आई कांट बिलीव तुम मुझसे मिलने आई हो, ओह माय गॉड। रोकी हैरत के समुद्र में गोता जन था। नाम क्या है तुम्हारा? वो सिरे से ही इसकी बात इग्नोर करती स्मार्ट चेहरे के साथ पूछने लगी। बट रोकी उलझा। नाम क्या है तुम्हारा? अनुज ने लफ्जों पर जोर दिया। रोकी, यू नो डैड। रोकी ने उलझ कर कहा। रोकी। अनुज से सजाइया हंसी। रोकी ने समझी से देख रहा था। रोकी या राहिब करीम? अनुज ने चबा कर कहा। रोकी सकते में रह गया। ये कैसा इंकशाफ हुआ था इस पर? क्या वही अदन का बेटा था? क्या रोकी? राहिब करीम था। तुम्हें कैसे पता? कई लम्हे की खामोशी के बाद रोकी के सदमे में डूबी आवाज है। तो गोया वही अदन का बेटा था, राहिब करीम उर्फ रोकी। राहिब करीम अदन करीम के बेटे, राइट? रोज कंफर्म कर रही थी अदन के नाम पर। रोकी के चेहरे पर बेचैनी छा गई। तुम कैसे जानती हो मेरी अम्मी को? आवाज लड़खड़ाई और रोज वो तो गंग रहेगी। रोकी अदन का ही बेटा था, इसे यकीन नहीं है कि तुम जानती हो मेरी अम्मी कहाँ है? प्लीज बताओ मुझे, कहाँ है वो? और तुम कैसे जानती हो मेरी अम्मी को? इसके अंकल से इस तरह की पूछ रही थी। रोज की जुबान जैसे तारों से चिपक गई हो। वो तो पल में गूंगी हो गई थी। प्लीज बताओ, वो किसी छोटे बच्चे की तरह पूछ रहा था जिसे अपनी माँ से मिलने की जल्दी हो। रोकी रोकी का ये चेहरा इसके लिए नया था, बिल्कुल नया। इतने सालों में इनका ख्याल नहीं आया तो अब क्यों पूछ रहे हो? वो खुद पका पति खुश लहजे में बोली। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा था पर वो मुझे नहीं मिले। इसने अपनी सफाई पेश की। प्लीज बताओ वो कहाँ है? मिलते जा पर उतर आया। रोज को इसकी आंखों में कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। तुम चुप क्यों हो? प्लीज बताओ मेरी अम्मी कहाँ है? रोकी शिकस्त खोरता सा कुर्सी पर बैठ गया। सर और कंधे झुके थे। मुझे पता है वो कहाँ है। इस बार इसका लहजा हमवार था। क्या तुम्हें वाकई पता है? वो बेताबी से पूछता इसके सामने आकर। वहाँ जानती हूँ। कहाँ है वो? मुझे इसके पास ले चलो। रोकी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। ये वो रोकी नहीं था जिसे वो 6 साल पहले तक जानती। ये तो खुद 6 साल का बच्चा था जो अपनी माँ से मिलने की रट लगाए हुए था। रोज ने गहरा सांस अंदर खींचा। चलो। वो आगे बढ़ गई। रोकी तीर की तेजी से इसके पीछे लपका। रोज ड्राइविंग करती मुसलसल सोचों के सार में थी। रोकी अदन का बेटा था, इसके लिए यकीन करना मुश्किल था। क्यों हुआ था ये सब? आज भी वही सवाल इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। ओ मेरे अल्लाह। कार एक झटके से रुकी। फिजा में टायरों की चिटचिटाहट की आवाज गूंज गई। रोज स्टीयरिंग से टकराते टकराते बची थी। वो सीट से चिपकी कोई स्टैचू लग रही थी। आंखें फैल कर बड़ी हो गई थी। आपको यकीन है आपका बेटा मिल जाएगा? हाँ, मुझे मेरी दुआओं पर पूरा भरोसा है। शोर को इग्नोर कर दें। दुआ। इसके लब हिले। या अल्लाह। वो मुंह पर हाथ टिका गई। क्या ये मौजूद था? ये सब बदन की दुआ की बदौलत था? एक माँ की दुआ, यकीन से, और सालों से मांगी जाने वाली रब पर यकीन की दुआ, अपने बेटे से मिलने की दुआ। अगर रुकी और रहमान का झगड़ा ना होता तो इसमें बदले की आग पैदा ना होती और यूं लैला इनकी जिंदगी में ना आती। और अगर लैला ना होती तो इनमें गलतफहमी ना पैदा होती। और अगर गलतफहमी ना पैदा होती तो वो कभी घर छोड़कर ना जाती। और अगर वो घर से ना जाती तो इसकी मुलाकात कभी जहन से ना होती। और इसके टॉर्चर में आकर वो हॉस्टल ना छोड़ती। और अगर वो हॉस्टल ना छोड़ती तो बदन से कैसे मिलती? इस बदन की एक माँ की दुआ की बदौलत था अल्लाह ने इन चारों को हिदायत दी। सदर की दुआ के जरिए इनमें गलतफहमी पैदा हुई ताकि वो हैदराबाद चली जाए। और इतनी टैक्सी ड्राइवर को हैदराबाद जाने का कहना और इसे ट्रेन की टिकट भी हैदराबाद की मिलना, ये सब इत्तेफाक नहीं था, इसका प्लान था, अल्लाह का प्लान। या अल्लाह, इसके रब बार बार हिल रहे थे। दरवाजे पर झुका। रोकी मुसलसल इसकी साइड का शीशा बजा रहा था। रोज ने गर्दन घुमाकर देखा। वो जरिया था इन सब का। ये इंसान जिसे वो गुनाहगार समझती थी वो इतनी ताकत रखता था। हाँ, इसकी पावर इसकी माँ थी, इसकी माँ की दुआ थी। क्या ये मौजूद था? इसे आसपास की आवाजें आना बंद हो गई थी। रोकी शीशे बजाता कुछ कह रहा था मगर इसके कानों में तो एक ही आवाज गूंज रही थी। जो दुआएं देर से पूरी हो वो मेरे रब की पसंदीदा दुआएं होती हैं। मुझे इत्मीनान है मेरे रब को मेरी दुआएं पसंद हैं, इसलिए तो कबूलियत में वक्त लग रहा है। इसकी वजह से 4 कुफरान को ईमान मिला। इसकी वजह से जैन जैसा मर्द इसकी जिंदगी में है। इसकी वजह से आयसी को मुसा मिला जिसकी इसने कभी हसरत की थी। इसकी वजह से रहमान की जिंदगी में आयत जैसी लड़की आई, सिर्फ अदन की वजह से। इसकी एक दुआ की वजह से, इस दुआ पर पुख्ता यकीन की वजह से, इसके सब्र की वजह से। दुआ मांगती रहा करो अरूज। हमारी मांगी गई दुआएं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद होती हैं। वो एक अजीम औरत थी रूज, तो इसका एहसान कभी भी उतार नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। इसने अपने रब का ढेरों शुक्र अदा किया था। अपनी आंखों को साफ करते इसने शीशा नीचे की राह को इसे फॉलो करने का कहा था। इसके जाते ही रूज ने कार आगे बढ़ा ली। रोकी की कार इसके पीछे ही थी। कार के मीर मेंशन के बाहर रुकते ही रोकी तेज से उतरकर रूज की कार के करीब आया। रूज ने नीचे उतरकर इस बेचैन मर्द को देखा। ये शायद एक 10 साल के बच्चे को। आज इसे रोकी से नफरत महसूस नहीं हो रही थी बल्कि रश्क आ रहा था। वो एक अजीम माँ का बेटा था, वो अदन का बेटा था। रूज मुस्कुरा कर सभी सोचों को झटकती आगे बढ़ गई। रोकी बेताब सा पीछे ही था। घर में कदम रखते ही लाउंज में बैठे सभी की नजर इस पर पड़ी और इससे फिसलती इसके पीछे खड़े रोकी पर जा टिकी। मेहमान अपनी जगह से झटके से उठा था और इसके साथ तो तीनों भी, और इन्हें देखते बाकी सब भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। रहमान चील सी तेजी से रोकी पर झपटा था और पे दर पे कई बार इस पर किए थे। सब तुम सादे खड़े रह गए। कमीन इंसान, क्या करने आया है यहाँ? रहमान से जमीन पर गिरा कर इसके चेहरे पर बार किए जा रहा था और साथ ही चिल्ला रहा था। इस वक्त वो किसी वैश्य से कम नहीं लग रहा था। आयत डर कर जैन के पीछे छुप गई। आयसीन ने घबरा कर अनम का बाजू पकड़ लिया। रूज इसे छुड़ाने में हलकान हो रही थी। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा था तो वो 3 थे, अनम और साथ गुस्से से जबड़े भींचे खड़े थे। तोबा नफरत बड़ी निगाहों से रोकी को देख रही थी। रहमान इस पर दहाड़ता बेदर बेलतों गुस्सों की बरसात किए जा रहा था। रूज इसे रोक रही थी मगर 6 साल की भड़ास निकालने का मौका मिला तो कैसे जाने देता। रहमान छोड़ो इसे, वो दन आंटी का बेटा है। रूज ने इसे खींच कर पीछे किया। सब तुम सादे रह गए। रहमान ने चंद पल हैरानी से देख मगर अगले ही पल को दोबारा इस पर झपटा था।
रोकी ने ढाल सा होकर जमीन पर पड़ा, इससे मार खा रहा था। इसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। शोर की आवाज पर घर के सभी मुलाजिम हैरत और पेशानी से एक तरफ खड़े थे। रज़ा बीवी बुलवा कर अपने स्टडी रूम से निकले। अदन भी शोर पर अपने रूम से निकली, सीनों के पास खड़ी, मुंह पर हाथ रखे सारा तमाशा देख रही थी। रहमान, मैंने कहा छोड़ो इसे, वरना मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, वो लग के बल चिल्लाई थी। रहमान के चलते हाथ रुके, वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। जैन, मदद करो प्लीज। फिरोज ने इसे तकरीबन धक्का देते रोकी से दूर किया और जैन को आवाज लगाई। वो जो कब से बुत बना खड़ा था, इसके वजूद में हरकत हुई। जैन ने इसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। आयत ने जल्दी से पानी का गिलास जैन को दिया। रहमान ने सुर्ख अंगारा आंखों से इसे देखा था, जिस पर आयत सहम कर पीछे हुई। जैन ने रोकी को पानी पिलाया। पानी पीकर इसके हवास बहाल हुए। थोड़ी देर पहले वाला रोकी अब पहचाना ही नहीं जा रहा था। अदन और रज़ामी भी इनके दरमियान पहुंच चुके थे। डॉक्टर को फोन करो, रज़ामी ने रोकी की हालत के पेश नजर फिक्रमंदी से कहा। फिरोज ने जैन के मोबाइल से ही डॉक्टर को फोन किया था। चारों उन्होंने बड़ी नजरों से इसे देख रहे थे। रोकी ने नीम मुर्दा हालत में आंखें खोल कर सामने खड़ी अदन को देखा। अम्मी। दर्द की शिद्दत से इसे बोला नहीं जा रहा था। अदन चंद लम्हे से गौर से देखती रही। चेहरा पे चवन्ने में नहीं आता, लेकिन खून खून को खींचता है और एक पल लगा था इसे पहचानने में। राहत। अदन दौड़ कर इससे लिपटी। रहा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा लाल। अदन इसका चेहरा हाथों में थामे पागलों की तरह इसका मुंह चूम रही थी। सभी हक्का बक्का खड़े रह गए। अम्मी। रोकी ने रोते हुए इन्हें गले लगाया। रज़ामिन ने ना समझी से रूज को देखा, जिसने आंखों के सहारे से ही इन्हें खामोश रहने का कहा। अम्मी माफ कर दें। वो नीम मुर्दा हालत में हाथ जोड़े बैठा था। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर रोकी के मुंह से अल्फाज मुश्किल से अदा हो रहे थे। कुछ मत बोलो मेरे बच्चे। अदन ने रोते हुए इसे गले से लगाकर चुप करवाया था। पास करे सबकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा तो रहमान था, जो बिना किसी तासुब के खड़ा था। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। रहमान सबसे मुठिया पीछे खड़ा था, फिर तेजी से बाहर निकला था। आयत भी इसके पीछे ही लगी। जैन ने इसे रोकना चाहा, मगर फलूज ने इसे मना कर दिया। रहमान ने एक दो मुक्के कार पर मारे। किसी तौर इसका गुस्सा कम होने को नहीं था। इसे लगता था शायद इसका गम सबसे बड़ा है। अब इस बात में वो कितना सच्चा था, ये तो उसे भी नहीं पता था। रहमान ने कार का दरवाजा खोला। जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, आयत सहमी सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी थी। आप अंदर जाएं। आवाज में अभी भी लर्जिश थी। मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी। आयत ने जबान तर करते कहा। रहमान बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर बैठ के आयत भी दौड़ती हुई सीट पर आकर बैठी थी। सफर खामोशी से कट रहा था। इसका थोड़ी देर पहले वाला अमल देख आयत को इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि वो वही लड़का था जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में ये सब हुआ था। आयत ने कई बार इसे देखा, जब भी पीछे सड़क पर नजर टिकाए ड्राइविंग कर रहा था। आयत ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर इसके आगे किया, जिसे रहमान ने एक नजर देखा, मगर थामा नहीं। पानी पीने से गुस्सा कम होता है। आयत ने हिम्मत करते कहा। रहमान की तरफ से कोई जवाब न पाकर इसने ढक्कन बंद करके बोतल वापस रख दी। कार पोर्च में खड़ी करके रहमान तेजी से अंदर बढ़ा। आयत भी इसी के हमराह थी। टेबल पर ही सिगरेट और लाइटर उठाकर वो वहीं सोफे पर बैठकर इसे जलाने लगा। इसकी मुसलसल हिलती टांग इसके इज़्तिराबियत में होने का पता दे रही थी। कभी वो आगे होकर दोनों कोहनियां घुटनों पर रख देता, कभी पीछे होकर सोफे की फुर्श से टेक लगा लेता। आयत चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर किचन से पानी का गिलास लाकर टेबल पर रखा। रहमान ने एक नजर इसे देखा, सबसे इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। प्लीज पानी पी लें। लीव मी अलोन। वो बोला नहीं था, पंकारा था। किसी तौर इसका गुस्सा कम होने को नहीं था। शायद वजह रूज का इसे यूं रोकना था। अब पानी पी ले, मैं चली जाऊंगी। आयत को इसकी हालत से खौफ महसूस हो रहा था। रहमान ने टेबल पर पड़ा गिलास पूरी शिद्दत से जमीन पर दे मारा। कहा है ना कि छोड़ दो। अपनी जगह से खड़े होते बता रहा था। आयत सहम कर दो कदम पीछे हुई। सिगरेट उठाकर वो शीशा गिर दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। आयत की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। सर झुकाए खड़ी पर रोने का शुगर मना रही थी। सिगरेट का धुआं शीशे पर छोड़ता वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, जब आयत की हिचकी इसके कानों से टकराई। रहमान ने जोर से लब नीचे, बिना मुड़े की वो जान गया था आयत रो रही है। सिगरेट वहीं शीशे से रगड़ता वो मुड़ा। आयत सर झुकाए खड़ी थी, इसका सारा वजूद कांप रहा था। रहमान का सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। आयत इसने कुछ कहना चाहा, मगर शर्मिंदगी की वजह से बोल ही नहीं पाया। आयत अपने आंसू साफ करती वहां से किचन की तरफ चल दी। रहमान खामोशी से वहीं खड़ा रहा। वापस आने पर इसके हाथ में पानी का गिलास था। पानी पीने गुस्सा कम हो जाएगा। आयत ने सुसु करते गिलास इसके आगे किया। रहमान बेख्तियार मुस्कुराया था। इस वक्त आयत इसे बहुत मासूम लगी थी। रहमान ने गिलास तान कर मुंह से लगाना चाहा, जब आयत की आवाज पर रुका। बैठ कर पानी पीते हैं। रहमान की मुस्कान मजीद गहरी होगी। वो सर कम करता सोफे में बैठ गया। गिलास खाली करके ड्रेसिंग टेबल पर रखा। पानी पीते ही इसे सुकून महसूस हुआ था। आयत अभी भी सर झुकाए वहीं खड़ी थी। रहमान ने एक नजर जमीन पर बिखरे कांच को देखा और दूसरी नजर उठाकर सर झुकाए खड़ी आयत को। इसे यूं खड़ा देख रहमान हल्का सा हंस दिया। आयत ने समझी से सर उठाकर इसे देखा। ऐसे कटखड़े में मुजरिम खड़े होते हैं, आप कोई मुजरिम तो नहीं? रहमान नरमी से बोला। आयत खामोश रही। रहमान अपनी जगह से उठकर इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी थी। रहमान ने इसे कंधों से थामना चाहा, फिर रहमान ने इसे कंधों से थामना चाहा, मगर मुठ्ठियां भींच कर हाथ वापस मोड़ लिए। आप श्योर है मुझे छूने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है? आयत ने सर झुकाए ही धीरे से कहा। जानता हूँ, पर अपनी हया वाली बीवी को बिना इजाजत छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सादगी से कह गया। वो पहला मर्द था जो अपनी बीवी को छूने के लिए इसकी इजाजत मांगता था। वो अपनी बेहया महबूबा से धोखे के बाद अपनी हया वाली बीवी को बिना इजाजत छूना गुनाह मानता था। क्या मैं? इसने झिझक कर इजाजत मांगी। आयत ने सर हिला दिया। रहमान ने इसे कंधों से थाम कर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हुई। मासूमियत से बोली। सच में? रहमान ने एब्रो कुचका कर पूछा। जी। चले फिर एक कप चाय पिला दे।
वो कान खुजाता बोला। आयत सर हिलाते मुड़ने लगी जब रहमान ने इसका हाथ थामे इसे रोका। आयत ने सवाली नजरों से देखा। रहमान हिचकिचाते थोड़ा करीब आया और इसे कुछ समझने का मौका दिया। मैं इससे पहले ही इसका सर थाम कर अपने सीने पर रखा और इसके गिर्द घेरा बांध लिया। आयत की तो सांस ही अटक गई। पता नहीं कौन सी निकी हुई थी मुझसे जो मुझे आप मिली। उसे खुशी में कहता आयत को शर्माने पर मजबूर कर दिया। मैं चाय लाती हूँ। उसकी गुर्बत से निकल कर किचन की तरफ भागी। रहमान खिलखिला कर हंसा था। आयत किचन में आकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। चेहरा शर्मोहियार से सुर्ख था। होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान थी। चलो मैं खुद को कंपोज करने के बाद इसने चाय बनाना शुरू कर दी। डॉक्टर के जाने के बाद रुकी अदम से चिपका बैठा था। रोज शर्मिंदा सी खड़ी थी। ऐसी को हमने एक तरफ ले जाकर सारी बात बताई। जैन ने भी अजामिल को रुकी और अदन के रिश्ते के मुतालिक बताया। थोड़ा संभालने के बाद अदन ने नम आंखों से रोज को देखा। इसके यूं देखने पर अरूज मजीद शर्मिंदा हो गई। अरूज, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं? तुमने मेरे बेटे को। अदन से बोला नहीं जा रहा था। अरूज ठहर गई। नहीं आंटी, क्यों गुनाहगार कर रही हैं आपको? आपके बेटे से मिलाने वाली मैं नहीं, वो है। अरूज ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की। आपकी दुआओं पर यकीन की बदौलत आज आपका बेटा आपके पास है और एहसान तो आपका है मुझ पर। वो भी एक नहीं, बहुत सारे। आप नहीं जानती आपकी वजह से मैंने क्या क्या पाया है। अरूज की आंखें छलक पड़ी। आपकी दुआओं की बदौलत मेरे रब ने मुझे क्या नहीं तय किया आंटी। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। फितरत फटते जज्बात से कहते हुए अदन के गले लगी। मेरे बेटे से जो गलती हुई इसे माफ कर देना। वो नादान था। अदन ने इसके आगे हाथ जोड़े। अरूज तड़प ही तो गई थी। आंटी, आपके बेटे ने कोई गलती नहीं की है। मैं आपको अपनी बात नहीं समझा सकती। बस इतना समझने कि आपके बेटे से कोई नाराज नहीं है, कोई भी नहीं। अरूज ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। अरूज, मुझे माफ कर दो। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता था मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो। रोकी ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए। अरूज ने आंखों में दोनों को इशारा किया। दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी से गले लगाया था। जो हुआ भूल जाओ, ये एक नई शुरुआत है। साद ने इसका कंधा थपथपाते मुस्कुरा कर कहा। वहां खड़ी सभी ने फूस मुस्कुरा दिए। तभी चॉकलेट से लुथरी दुआ सिदरा के हमरा अंदर आई। सभी इसकी हालत देख हंस दिए। अदन की ममता को तस्कीन मिल गई थी। अरूज के साथ खड़े वहां हर इंसान का दुआओं पर यकीन मजबूत हो चुका था। अरूज रहमान से मिलने इसके घर आई थी। दोनों खामोशी से लिविंग एरिया में बैठे थे। आयत इन्हें अकेला छोड़ लॉन में आ गई थी। अरूज शीशा के दीवार से लॉन में बड़ी कुर्सी पर बैठी देख रही थी। अगर तुम यहाँ मुझे रोकी को माफ करने का कहने आई हो तो भूल जाओ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। काफी देर की खामोशी के बाद रहमान ने सर्द आवाज में कहा, क्यों मैंने तुम्हें माफ नहीं किया था क्या? अरूज ने आईब्रो उठाए पूछा। रहमान शर्मिंदा से हो गया। अगर मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी तो तुम क्यों नहीं? अरूज को यही तरीका सही लगा था इससे बात करने का। मेरे पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है, वो कहते सिर सुलगाने लगा। अरूज ने अचंभे से देखा। तुम्हें याद दिलाऊं, मुझे स्मोकिंग करने वाले जहर लगते हैं। अरूज ने तीखी नजरों से रहमान से सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी और सीधा होकर बैठा टांग झुलाने लगा। अगर आज तुम रहमान हो तो जानते हो किसकी बदौलत? रहमान ने समझ से देखा। आंटी अदन ने रोकी। इसने लफ्जों पर जोर दिया। बट वो इस्तज़ाइया हंसा। हंस लो। अरूज ने तीखी तीखी त्रिउढ़ियों से इसे घूरा। नो सीरियसली यार, आंटी अदन और इनका बेटा कहाँ से आ गया बीच में? रहमान ने नफरत से कहा। अगर मैं यहाँ से ना जाती तो क्या तुम इस्लाम की तरफ आते? रहमान लाजवाब हो गया। सुनो रहमान, जो होता है इसमें अल्लाह का छुपाया गया कोई ना कोई राज जरूर होता है, जैसे कि जो हमारे साथ हुआ। इसमें भी एक राज था जिसे मैं समझ गई हूँ, पर तुम नहीं। अरूज की आवाज में बेचैनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूँ, इस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी इतने साल डिस्टर्ब रही और इसकी वजह से वो घटिया औरत। और नफरत से कहता थम गया। वो औरत मेरी जिंदगी में आई। रहमान ने सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करते कहा, जैसे लैला वहां बैठी है। मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, मगर अब भूल जाओ अब भूल जाओ ये। याद रखो कि आय तुम्हारी बीवी है और लैला नाम की लड़की कभी तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं। रोज ने लहजा बाहर रखने का, जो भी है मैं रोकी को माफ नहीं करूंगा। उंगली उठाए तैश के आलम में बोला, मैं 2 दिनों बाद वापस हैदराबाद जा रही हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद मैं अपनी शक्ल दिखाना ना ही मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी। उस पार से चेहरे के साथ कहती उठ खड़ी हुई। अजय और स्लो, किसी और की वजह से तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो? वो बेबसी से बोला। तुम भी तो किसी और की वजह से मुझसे झगड़े थे। अरुण की नजरों से इसे घूरते तंज किया। रहमान को एकदम चुप लग गई। रहमान, जिस दिल में तुम हो वहां माफ करना अफसर समझा जाता है। कि जान लो तुम्हारे दिल पर जो ये बोझ है ना, ये इसलिए है क्योंकि तुम माफ करना नहीं जानते। एक बार माफ करके देखो, यकीन करो दिल से सारा बोझ उतर जाएगा। वो कहती रुकी थी। रहमान सोफे पर ठहर गया। अरूज लॉन में आकर रुकी। आयत तेजी से इसके करीब आई। वो गुस्सा तो नहीं है ना? आयत के चेहरे पर परेशानी छलक रही थी। नहीं, वो गुस्से में नहीं है, पर हाँ इस्तराबियत और बेचैनी में है। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम अपना फर्ज निभाओ। अरूज ने मुस्कुरा कर कहा। मतलब? मैंने समझी से बोली। मतलब कि जाओ इसे समझाओ, आधा काम मैंने कर दिया है, आधा तुम करो और फिक्र मत करो। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है। रोज प्यार से करती इसका गाल खींचती आगे बढ़ किचन में वहीं खड़े रहने के बाद वो गहरा सांस लेती अंदर की जाने पर। रोज के कहने के मुताबिक इसने रहमान को अच्छा खासा समझाया, जिसे रहमान खामोशी से सुनकर आया बिना रुके बोले जा रही थी और रहमान खामोशी की मूरत बने इसे सुन रहा था। आयत का बोलते बोलते सांस फूल गया। वो रुककर रहमान को देखने लगी जो इसे ही देख रहा था। हो गया? आयत ने कंफ्यूज होकर सर हिला दिया। प्लीज माफ कर दे, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में वो इल्तिजा करने लगी। रहमान ने एक लंबा सांस अंदर खींचा। आपके लिए पानी लाऊं? आयत अपनी जगह से खड़ी होगी। नहीं, जरूरत नहीं है, आप बैठ जाए। रहमान हल्के फुल्के अंदाज में बोला। आयत वापिस बैठने लगी।
वहाँ नहीं यहाँ। रहमान ने अपने मुकाबले इशारा किया। आयत किसी रोबोट की तरह चलती हुई आकर इसके साथ बैठ गई। थैंक्स। किस लिए? मुझे इतनी देर समझाने के लिए। पर मुझे तो यूं लगा जैसे आपने सुना ही नहीं। वो खफास बोली, नहीं सब सुना। वो मुस्कुराया। आप माफ कर दें रोकी भाई को। इसने मासूम सी शक्ल में भाई। रहमान ने लफ्ज पर जोर दिया। जी आपके अलावा सब भाई हैं मेरे। रहमान बेख्तियार हंसा। चलो माफ किया। वो हंसते हुए बोला। सच में? आयत की आंखें चमकी। रहमान ने सर को कम की। मैं अभी अरूज को फोन करके बताती हूँ। आयत खुशी से भागी। रहमान की मुस्कुराती नजरों ने इसका ताकुब किया था। कभी कभी हमारी वजह से कितनों की जिंदगी डिस्टर्ब रहती है और बार दफा हमारी एक बात कितनों की खुशी का बायस बनती है। रहमान के दिल से भी बोझ उतर गया था। वो भी आजाद हो गया था पछतावे की गैस नफरत की आग से। रहमान ने रोकी को दिल से माफ कर दिया था। रोकी अपने बाप की दी आसाइशों को ठुकरा कर अदल के साथ हैदराबाद चला गया था। जो गुनाह उसने गफलत में रहकर किए थे इसकी सजा इससे मिल गई थी। और जिसे वो अबस समझता था वो मोहब्बत निकली। और जिसे इसने 6 साल ढूंढा वो मिली भी तो किसी और की होकर। यही इसकी सजा थी जो खामोशी से इसे मिल। कल अरूज को हैदराबाद लौटना था। तैयबा और अब्बासी साहब एक दिन पहले ही चले गए थे। अरूज का दिल उदास था। एक बार फिर घर अपनों से दूर जाना आसान नहीं था। पापा आपसे एक बात करनी है। अरूज ने झिझकते रज़मीन को मुखातिब किया। क्या बात है जो मेरी बेटी इतना झिझक रही है? रज़मीन ने इस साल गई शक्कत से पूछा। बाबा इसी को आप अपनी बेटी मानते हैं ना? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल वो मेरी दूसरी बेटी है। रज़मीन ने इसके बचकाना सवाल पर मुस्कुरा कर कहा। बाबा कुछ लम्हों बाद अरूज ने इन्हें मुखातिब किया तो चेहरे पर सनी हुई थी। सारी बात सुनने के बाद रज़मीन को इस पर फक्र महसूस हुआ था। अजय तुम्हारा कुरियर आया है। और हम हाथ में एक लिफाफा थामे अंदर आए। मेरा कुरियर मुझे कौन चाहता है यहाँ? ऐसी हैरानी से बड़बड़ाई इसके पास आई। किसका है? एजे का। अलम ने मुस्कुराहट दबाते का। रूम को कुरियर की क्या जरूरत? ऐसी ने हैरत से अलम के हाथ से लिफाफा लिया। मुझे क्या पता। अलम ने कंधे उचकाए। लिफाफे में एक लेटर के साथ एक फाइल थी। अलम भी तजस्सुस से देख रहा था। ऐसी ने फाइल खोली। अलम ने गौर से इसे देखा। तब मुंह पर हाथ रखे बेयकीन से हाथ में पकड़ी फाइल को देख रही थी। अलम ने तशवीश के आलम में इसके हाथ से फाइल पकड़ी। रज़मीन ने अपनी आधी प्रॉपर्टी आईसी के नाम कर दी थी। अलम फाइल हाथ में थामे बेयकीन सा काउच पर बैठ गया। आइस ने लेटर खोला। इतनी हैरत में डूबने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा हक है। लफ्ज धुंधला के आइस ने लगन कर आंखें साफ की। मैंने ये सामने से नहीं दिए वरना तुम नखरे करती इसलिए कुरियर किया। अब जब मिलो तो कोई इमोशनल सीन नहीं चलेगा और कोई इनकार भी नहीं है। तुम्हारा हक है ऐसी। आंसू टप टप लेटर पर गिरने लगे और हमने लेटर लेकर पढ़ा और मुस्कुरा दिया। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इसने जैसे खुद से पूछा। हो सकता है और एजे है। और हमने इसे कंधे से थामे साथ लगाए कहा। ऐसी ने रोते हुए इसके कंधे से सर टिका दिया। जो इसने सहा अल्लाह ने इससे बढ़कर इसे अता किया। ये सब अल्लाह का लिखा था और बेशक वो जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे महरूम रखे। अरूज बोझल दिल के साथ पैकिंग कर रही थी। अपने दोस्तों को अपने बाबा को एक बार फिर छोड़कर जाना आसान नहीं था मगर दुनियाए दस्तूर हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। रोज पर भी वो वक्त आया क्या था। पैकिंग करते करते इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जैन खामोशी से आकर इसके पीछे खड़ा हो गया। इसकी मौजूदगी का एहसास होते ही रोज ने फौरन अपनी आंखें साफ करते खुद को नॉर्मल किया। कहाँ की पैकिंग हो रही है? वो स्वाद चलने के साथ बोला। कल की फ्लाइट है तो सोचा आज ही पैकिंग कर लो। रोज जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ की पैकिंग है? सवाल संजीदगी से किया गया। तुम्हें पता तो है कल हमें वापस जाना है अपने घर। रोज कहती दोबारा पैकिंग करने लगी। जैन ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट छुपाई। कौन सा घर? वो किसी तफ्तीशी अफसर की तरह पूछ रहा था। जैन तंग मत करो। वो पहली उदास थी। ऊपर से जैन का मजाक पर जिद छोड़कर बोली। अरे डियर टूटा थी। सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि कौन सा घर? जैन इसके गिर्द बाजू फैलाए शौकी से बोला। हैदराबाद वाला घर। और कौन सा? वो मातरस हुई। तो यहाँ कौन रहेगा? जैन ने इसके कंधे पर थोड़ी टिकाई से गोशी बड़े अंदाज में पूछा। यहाँ मतलब? रोज इसके सांस से निकल कर पलटी। मतलब यहाँ कौन रहेगा? अब वो दोनों बाजू सीने पर बांधे मुस्कुरा रहा था। जैन साफ साफ को अरूज का दिल धड़का। साफ साफ वो थोड़ी तले हाथ टिकाए उसे देखने लगा। साफ साफ ये कि हम कहीं नहीं जा रहे। जैन ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्या मतलब कहीं नहीं जा रहे? इसके अंदाज में बेचैनी दर आई। मतलब कि हम यहीं रहेंगे दिल्ली में और वो भी सारी जिंदगी। अरूज को लगा इसने सुनने में गलती की है। पर अम्मी और डैड वो तो वहां से जरूरी सामान लेने गए हैं। 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। अरूज ने बेयकीनी से मुंह पर हाथ रख लिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से सामने कर को देख रही थी जो इसकी हर बात बिना कहीं समझ जाता था। इसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। इसका शोहर इसका महरम इसका साहिबान। तुम कैसे? इसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। जहन इसके करीब है। मेरा दिल यहाँ धड़कता है। जहन ने इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखी। और तुम्हारा दिल यहाँ? वही उंगली अब इसकी दिल के मुकाम पर थी। जब जब तुम उदास होती हो तब तक मैं महसूस करता हूँ यहाँ। जैन ने इसका हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ तुम्हारा दिल है रूज। यहाँ धड़कता है। तुम्हारी हर धड़कन मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारा हर सांस तुमसे पहले मुझे महसूस होता है। कब तुम उदास हो कब तुम खुश हो ये दिल मुझे बताता है। वो इसकी आंखों में देखे बहुत नरमी से कह रहा था। मैं इतने दिन तुम्हारे घर क्यों रहा पता है? रोज ने समझी से सर हिला दिया। ताकि अपना बिजनेस यहाँ स्टेब्लिश कर सकूं और वो हो गया। अब हम यहीं रहेंगे। जैन ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। जब रोने का शुक्र मना रही थी। आयत भी यही है और तुम्हारा मन भी तो। मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ कभी कभी हैदराबाद चले जाया करेंगे लेकिन मुस्तकिल यहीं रहेंगे। जैन अब इसके आंसू साफ करने लगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मेरे लिए ये सब क्यों? क्योंकि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। जैन ने इसकी बात उछल कर कहा। पर अब प्लीज रोना बंद करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम लड़कियां हर बात पर रोने क्यों लग जाती हो? अगर अच्छा हो तो रोना अगर बुरा हो तो रोना मतलब किसी हाल में खुश नहीं। जैन ने खाली सुनाने वाले अंदाज में हाथ जला कर कहा। रोज हंस दी। अच्छा तुमने अभी वो नहीं कहना? वो मजीद करीब हुआ। क्या नहीं कहना? वो तीन अल्फाज। कौन से 3 अल्फाज? वो जानते हुए बिन जान पर निकले।
वही इसने वहीं पर जोर देते का, पर मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी उम्र आने वाली मुस्कुराहट कुछ पते हुए संजीदगी से बोली, मतलब अगर मोहब्बत नहीं करती तो शादी की। तो शायद बुरा मना गया क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए इसकी आंखों में ना समझी डाला कि शायद इससे शादी इससे करो जो आपसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि इससे जिससे आप मोहब्बत करते हो। इस तरह इज्जत और मोहब्बत दोनों मिलते हैं। और उसने फलसफा छेड़ा, अब हटो सामान वापस रखने दो। उसे साइड पर करती सामान निकालने लगी। अजीब अजीब उलझा रखा है, मोहब्बत में हमें ना इकरार करते ना ही इनकार। वो गमज़दा शायर की तरह कहता बेड पे बैठ के। रोज खुलकर मुस्कुराई, सुनो ये सारा सामान सेट कर दो, मैं आती हूँ। वो हुक्म करती कमरे से निकल के इल्डा, अब इश्क के साथ जान मुरीदी भी करनी पड़ेगी। वो सुलग कर कहता सामान रखने लगा। रोज ने दरवाजे से सर निकाल कर इसे कान खोए। जैन ने रुक मोड़ कर इसे देखा, ये बंदी आज से 5 साल पहले ही आपकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी, बस इकरार अब कर रही हूँ, आई लव यू। शर्माक कहती दरवाजे के पार गुम होगी। जैन दिल पर हाथ रखे वहीं ढेर हो गया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त का काम होता है गुजरना, और वो गुजर कर रहता है। इस वक्त तो चारों कपल सैफरन लोग झील के पास खड़े थे, चारों और बर्फ बिखरी पड़ी थी। साद और दुबा के दरमियान छोटी सी दुआ दोनों की उंगलियां पकड़े खड़ी थी। वो इस वक्त कमलों के ढेर में छुपी छोटा सा खटल लग रही थी, मासूम सा खटल। एक तरफ जैन और रूज एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और दूसरी तरफ ऐसी अरहम के गंदे से सर टिकाई खड़ी थी। इनसे थोड़े फासले पर रहमान और आयत खड़े थे। रहमान आयत का हाथ पकड़ने की कोशिश में नाकाम हो रहा था और आयत शर्मीली से मुस्कान के साथ सर झुका रही थी तो कभी झील को देखने लगती। चलो जी, अब हमको वापस जाना है। फजल ने वहां आकर बुलंद आवाज का सब फजल के पीछे चल पड़े। रात होने वाली थी। दुआ को साथ ने गोद में उठा लिया, चारों आगे पीछे चलने लगे। फजल सबसे आगे था। हमको बहुत खुशी हुआ कि आप चारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब से फजल को पता चला था तब से वो 1000 बार अपनी खुशी का इजहार कर चुका था। बस फजल अल्लाह जिसे हिदायत दे। अरहम ने साथ किसी का जी जी बिल्कुल। फजल ने सर हिला दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको मुझे छूने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। आयत ने धीमी आवाज में कहा। रहमान खजालत से सर कुचाने लगा। वैसे मुझे पता नहीं था मैं यहाँ किसी जडेर के साथ आऊंगा। अरहम ने आयसी का हाथ छुड़ाते शरारत से कहा। आयसी ने दबकर इसे देखा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अरहम शौक से बोला। कौन सा आइडिया? जब हमारा बेटा या बेटी होगी तब हम इसका नाम 100 रखेंगे। तुम 80, मैं 90 और वो 100। आयसी को समझ नहीं आया। अरहम की बंगी पर हंसे या शर्माए। मैंने सोचा नहीं था कभी हम यहाँ ऐसे भी आएंगे। साद ने दुआ को मोहब्बत से देखते का सोचा तो मैंने भी नहीं था। तूबा ने मुस्कुराते करते दुआ के गाल खींचे, जिस पर दुआ ने मुंह फैलाकर इसे घूरा। तूबा ने भरपूर डरने की एक्टिंग की थी। साद का बुलंद कहकर पूछा। जैन और रूज ने मुड़कर इन्हें देखा और फिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। मैंने सुना है किसी दौर में यहाँ पर परियां उतरा करती थी। जैन ने झील की तरफ देखते कहा। हाँ, और इन परियों की रानी का नाम था परी बदियल जमाल। रूज ने इस्ताक से बताया। वैसे इन परियों को इस वक्त अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इस जमाने में भी यहाँ परी घूम रही है, और वो भी मेरे साथ। जैन की बात पर रूज की बात सुन को मेरी परी बदियल जमाल। जैन ने झुककर इसके कान में से गोशी की। और तुम मेरे शहजादे साथ तुम लोग अपनी कहीं बात पर दोनों ही हंसती। रूज ने मुड़कर पीछे देखा जहाँ तीनों कपल किसी न किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। रूप मोड़कर जैन को देखा जो इसे ही देख रहा था। इस वक्त रूज के कानों में सादिया बी का कहा जुमला गूंजा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ दादी, वाकई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो दिल के किसी गोशे में रहती सादिया बी से हमकलाम हुई थी। इनका सफर मुकम्मल हुआ था। कुछ सब्र से कुछ दुआओं से अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा था। बेशक वो बेहतरीन नवाजने वाला है। अल्लाह ने जो इन्हें दिया था वो किसी मौजे से कम नहीं था। बात दफा जब इंसान पर कोई गम या मुसीबत कोई परेशानी आती है वो इससे हार कर कहता है मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊं। लेकिन मन करने से कोई मर नहीं जाता, इन्हें जीना पड़ता है। अगर जीना नहीं तो जिंदगी गुजारनी पड़ती है। किसी मुसीबत में अगर हम सख्त लफ्ज कहने के बजाय आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देते, यकीन करो वो गम वो मुसीबत आपकी इस मुस्कुराहट के आगे कुछ भी नहीं होती। कुछ भी नहीं, बजाय गिला करने के शिकवा या शिकायत करने से बेहतर है हम बस एक जुमला कह दें जो अल्लाह को मंजूर हो। यकीन करें इससे बेहतर होगा और वो रब आपसे राजी होगा। खत्म शुरू। सो गाइस, यहाँ पे नोवेल एंड हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नोवेल बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस नोवेल को ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट नोवेल का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।